नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल SMA ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो का जो सार रहने वाला है वो है पोषण। बायोलॉजी का एक चैप्टर है पोषण। इस पोषण में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होता है, कैसे पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है, प्लस देखेंगे कि अमीबा में पोषण कैसा होता है, पैरामीशियम में पोषण कैसा होता है, प्लस जैसे कि मनुष्य में पोषण की क्रिया कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले पोषण देखते हैं। पोषण क्या है? पोषण कोई भी खाद्य पदार्थ को खाने के बाद जिस चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं उसको क्या बोल सकते हैं? पोषण बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ को हम लोग खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो वह ऊर्जा क्या चीज़ से मिला? तो पोषण से मिला। ठीक है, तो इसी पोषण के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पोषण देखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। परपोषण देखिए, इसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, इसको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। अंडरस्टैंड? देखिए, स्वपोषण किसको बोल सकते हैं? स्वपोषण वैसे जीव जो अपना खाना खुद बनाता है, वैसे जीव बोले या फिर किसी भी प्रकार का लिविंग थिंग जो खुद से खाना बनाता है, उसको क्या बोलेंगे? स्वपोषण। जैसे कि पेड़ पौधे खुद से खाना बनाते हैं, वो किसी दूसरे चीज़ों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है? पेड़ क्या है? स्वपोषण होता है। और पौधों को भी बोल सकते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, ये सब क्या है? स्वपोषण है। अब देखिए, परपोषण में क्या होगा? जितने भी जंतु हैं, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा वटेवर, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या है? ये परपोषण है, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में दूसरे चीज़ों पर, दूसरे जंतुओं पर निर्भर है। ठीक है, मनुष्य क्या चीज़ पर निर्भर है? तो मनुष्य निर्भर है, अगर मांसाहारी है तो वो मीट पर निर्भर है, अगर शाकाहारी है तो वो सब्जियों पर निर्भर है, राइस पे, वीट पे बोल सकते हैं कि क्या है? निर्भर है। तो वो क्या है? परपोषी कहलाएगा। अब देखिए, परपोषी भी तीन प्रकार के होते हैं। मृतजीवी पोषण, दूसरा बोल सकते हैं परजीवी पोषण, तीसरा बोल सकते हैं प्राणी समजीवी पोषण। प्राणी सम पोषण। मृत जीवी को बोल सकते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशंस, इसको बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशंस। ठीक है, मृत जीवी पोषण क्या होता है? तो वैसे जीव जो अपना खाना, अपना भोजन मृत जंतुओं से तैयार करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मृत जीवी। जैसे कि कोई भी जंतु अगर कहीं पे मरा पड़ा है, अगर उसको दफनाया नहीं है तो उसमें देखेंगे कि क्या होता है? कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो वो कीड़ा वगैरह उसी से खाना बनाता है। तो वैसे चीज़ों को क्या बोलेंगे? वैसे जीव को क्या बोलेंगे? मृत जीवी बोलेंगे। ठीक है, और वह जो पोषण बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। अंडरस्टैंड? देखिए, इसमें आपका आ जाएगा कवक। इसका एग्जाम्पल देखें तो आ जाएगा कवक, आ जाएगा प्रोटोजोआ, आ जाएगा प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्लस आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया भी आ जाएगा। बैक्टीरिया देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ा मेरा कमज़ोर है। बैक्टीरिया सही है ना? देखिए, मृत जीवी पोषण में आपका कवक आ गया, प्रोटोजोआ, ये सब मृत जंतुओं से अपना भोजन तैयार करते हैं। परजीवी पोषण क्या है? तो वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों के शरीर में रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? परजीवी। जैसे कि सम टाइम होता है कि मनुष्य के पेट में, हम लोग के होता है, जनरली होता है कि पेट में कीड़ा हो जाता है। तो वो कीड़ा कैसे होता है? अपने पेट में। ठीक है, तो वो कीड़ा पेट में रहकर अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, तो वैसे जीव को क्या बोलेंगे? परजीवी। और जो पोषण पेट में रह के या किसी भी प्रकार के किसी भी जीव के शरीर में रहकर अपना भोजन तैयार करता है, तो उसको बोलेंगे परजीवी पोषण। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए परजीवी पोषण का, आपका बोल सकते हैं टेपवर्म। टेपवर्म ये आप गूगल कर सकते हैं, इसका फोटो आप देख सकते हैं। वही यह गोला सांप की तरह होता है, इसे
ठीक है, तो आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। टेपवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया, हिस्टोलिटिका हो जाएगा, हिस्टोलिटिका, ये सारे एग्जाम्पल है मृतजीवी जंतु, मृतजीवी पोषण का। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। प्राणी संपोषण क्या है? तो वैसे जीव जो जंतुओं द्वारा भोजन करने की विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है, मनुष्य, हम लोग कैसे भोजन करते हैं? तो किसी पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, या फिर मांसाहारी है तो मांस पर निर्भर रहेंगे। तो यह विधि जो पोषण ग्रहण करने की विधि है, इसको बोलते हैं प्राणी समजीवी। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो ऐसे जीव को बोलते हैं प्राणी पोषण जीवी। इसमें आ जाएगा आपका अमीबा आ जाएगा, मनुष्य बोल सकते हैं, ठीक है, जानवर वगैरह भी बोल सकते हैं, etc। तो ये आपका पोषण का प्रकार हो गया। ठीक है, आप इसको रिवीजन के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग देखते हैं। प्रकाश फोटोसिंथेसिस, पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं। देखिए, आपको भोजन प्रकाश संश्लेषण अगर कोई पूछे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जिस विधि द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब भोजन, जैसे कि पेड़ पौधे का जो खाना बनाने का तरीका है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं। जैसे कि देखिए, कोई भी पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए जड़ वगैरह है इसका, भाई बन नहीं रहा है, क्या ही बन रहा है, मान लीजिए इसका क्या है, पत्ता है, मान लीजिए फूल वगैरह है, पत्ता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होगा यहाँ पे? तो देखिए, नीचे से तो ये क्या कर लेगा, इन्वायरमेंट से ये नीचे से क्या ले लेगा, ये पानी ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से क्या आएगा, सूर्य आ रहा है ऊपर से, क्या यहाँ से प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश से क्या करेगा ये पौधा, पत्ता, फूल, सॉरी, बहुत सारा प्रकाश लेगा। ठीक है, प्रकाश याद रखिएगा। ये पौधे अपना खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो इनको 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला है सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, तो ये वातावरण से क्या करेगा, ये पौधे अपना वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो हम लोग जो सांस छोड़ते हैं, जो श्वास छोड़ते हैं, वो क्या प्रकाश, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। तो ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए। ठीक है, प्लस ये पत्तियों में ही पाया जाता है क्या चीज़, क्लोरोफिल। आपको इसको पर्णहरित बोलते हैं इंग्लिश में, पर्णहरित, पर्णहरित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लिया, पर्यावरण से, पर्णहरित ऑलरेडी पत्ता में रहता है, प्लस जल। जल को कैसे भूल सकते हैं, जल भी, तो जल कहाँ से लेगा, तो ये जड़ों से ले लेगा जल। ठीक है, और इन चारों चीज़ों को मिलाकर क्या बनता है, खाना बनता है। तो इसका आप रिएक्शन याद रख सकते हैं। इसका जो प्रकाश संश्लेषण का जो अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, आपको याद रखना चाहिए। 6 CO2 होता है प्लस 12 H2O। ठीक है, और इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, पर्णहरित सूर्य प्रकाश। आपको ये रिएक्शन याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, C6H12O6 क्या बना दिया, ये ग्लूकोज। क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज। ठीक है, प्लस
6O2 प्लस 6H2O। अंडरस्टैंड? यहाँ ये आपको रिएक्शन याद रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया होता है। यहाँ से यही आपका खाना बन गया, यही आपका खाना बन गया, ठीक है। ग्लूकोज के रूप में खाना बनाता है। पेड़ पौधे अपना खाना ग्लूकोज के रूप में बना के रखते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन पर्यावरण में क्या ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और यह ऑक्सीजन हम लोगों के लिए कितना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन है, तो सूर्य है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पर्णहरित है और जल है। 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। अगर प्रकाश संश्लेषण करना है तो इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर इसमें से कोई एक नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। अंडरस्टैंड? अब देखिए हम लोग देखते हैं जंतुओं में पोषण कैसे होता है। तो इसको मिटाते हैं एक बार बढ़िया से। अब देखिए हम लोग जंतुओं में पोषण समझते हैं, ठीक है। अब जंतुओं में पोषण समझते हैं। देखिए जंतुओं में पोषण कैसे होता है। जंतुओं में पोषण में अब पहला देख लेते हैं अमीबा। देखिए अमीबा आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय, ठीक है, प्लस अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये आपको छोटी छोटी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अनिश्चित होता है, ठीक है। अमीबा किस प्रकार का होता है, किसी भी प्रकार का बना दीजिए फिगर। जैसे कि मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा में पोषण कैसा है, ये मान लीजिए अमीबा है और ये आपका खाना है, ठीक है, खाना। तो इस खाना को क्या करेगा यह अमीबा, धीरे धीरे अपने कुटपाद, ये आपका दिख रहा है, ये सब क्या है, कुटपाद, इसका ये आड़ी डोनेट दिख रहा है, ये इसका कुटपाद है। इस खाना को खाना है तो ये क्या करेगा, इस खाना के नज़दीक थोड़ा सा यहाँ से तोड़ेगा, जैसे कि ये खाना है, इसको अंदर कर लेगा, मतलब इसको तोड़ के और यहाँ से सीधे इसको क्या कर लेगा, अंदर कर लेगा। समझ रहे हैं बात? और ये क्या कर लेगा, भोजन को खा लेगा। तो भोजन, अमीबा में भोजन करने के लिए ये इसका कोई निश्चित मुंह नहीं होता है, इसका कोई निश्चित मुख हुआ नहीं होता है, ठीक है। इसका आकार अनिश्चित होता है और यह कहीं से भी भोजन जिधर से भी इसको मिलेगा अपने कुटपादों को क्या करेगा, तोड़ के और उसको खाना को अंदर कर लेगा। और जहाँ पे खाना रहता है उसको क्या बोलते हैं, भोजन रसधानी बोलते हैं, ठीक है। तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसमें पोषण कैसे होता है, तो इसमें पोषण 3 तरीके से होता है, आपको ध्यान रखना है। पहला, पोषण को क्या किया, ये मान लीजिए यहाँ पे पोषण ऐसे था, ठीक है। तो पोषण को अब क्या करेगा, अंदर लेगा, ठीक है। ये कुटपादों को यहाँ से तोड़ लेगा, इसको ऐसे घेर लेगा, ठीक है। तो इसको घेर के अंदर कर लिया, अंडरस्टैंड। तो इसको बोलेंगे अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण ऐसे ही साथ होता है, अंतर्ग्रहण साथ, ठीक है, हाँ, अंतर्ग्रहण। दूसरा होता है पाचन। अब भोजन को अंदर किया तो उसको क्या करेगा, पचाएगा, और पचाने के बाद क्या करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, तो इसको बोलेंगे बहिष्करण। तो याद रखेंगे आप कि अमीबा क्या है, अमीबा बस इतना ही रखना है। अब अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग क्या लिखेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें भोजन करने का तीन तरीके से तीन तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि 3 प्रोसेस से आप क्या करता है, भोजन करता है। पहला अंतर्ग्रहण करता है, अंदर करता है भोजन को, उसके बाद पाचन करता है, उसके बाद बहिष्करण कर देता है, ठीक है। तो ये अमीबा के बारे में थोड़ा सा हो गया। अब देखिए पैरामीशियम देख लेते हैं। पैरामीशियम क्या है, तो ये भी एक प्रकार का इस टाइप से होता है, ठीक है। और इसका जो शरीर है यह सिलिका से क्या होता है, ढका होता है। पैरामीशियम का जो शरीर है सिलिका से ढका होता है। यह भी एक क्या है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। आपको याद रखना है इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है।
आपको याद रखना है अमीबा का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यह एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और इसका जो मुख गुहा है यह भी निश्चित होता है, मुख गुहा। इसका जैसे कि अमीबा में भोजन जिधर दिखेगा उधर से क्या करेगा, अपने कुटपादों को तोड़ेगा और उसको गटक लेगा, लेकिन पैरामीशियम में नहीं है। पैरामीशियम का एक फिक्स मुख गुहा होता है जहाँ से वो भोजन खाता है, भोजन खाना को खाता है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा बोलते हैं। और यह जो ऊपर से छोटा छोटा यह धागा की तरह है, इसको बोलते हैं सिलिया, सिलिया की सतह, सिलिया। तो पैरामीशियम जो होता है वो सिलिया से क्या होता है, ढका होता है। तो ये आपको इतना ही याद रखना है पैरामीशियम में। अब देख लेते हैं जंतुओं में पोषण, मनुष्य में पाचन कैसे होता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं बढ़िया से। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, अमीबा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लिए, फिर पैरामीशियम के बारे में भी जान लिए। अब देखिए कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मनुष्य में पाचन, ठीक है। मनुष्य का ऐसे बोल सकते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र। कोई पूछे कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है, तो देखिए पाचन तंत्र, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह कई चीजों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आहार नाल, आहार नाल, ठीक है। उसके बाद पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, और है पाचन क्रिया। ये मनुष्य का जो पाचन तंत्र है ये आहार नाल, पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र आपको समझ में आ गया। इसका पाचन तंत्र आहार नाल, पाचन ग्रंथि और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब देखिए ये आहार नाल क्या है, तो याद रखिएगा जो मनुष्य का जो आहार नाल है वह 8 से 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है। मनुष्य का जो आहार नाल है, मैं एक बार मनुष्य का पाचन तंत्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये मनुष्य का पाचन तंत्र अब मुझसे जो हो पाया है हम बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। ये आँख वगैरह है इधर, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये मुख हुआ है, ये क्या है, मुख है, यहाँ से खाना खाया जाएगा। देखिए तो मनुष्य का ये क्या है, मुख गुहा से स्टार्ट होकर, मुख गुहा से स्टार्ट होकर ये आहार नाल नीचे जाकर यहाँ अमाशय से होते हुए, छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए लास्ट में क्या होता है, मल द्वार के थ्रू अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये पूरे आहार नाल है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और यह आहार नाल कुंडलित होता है, कुंडलित, कुंडलित मतलब यही है कि यह कॉइल की तरह ये लपटा हुआ रहता है इस टाइप से, ठीक है। तो इसी को कुंडलित बोला गया है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मनुष्य का जो आहार नाल है 8 से 10 मीटर लंबा होता है, कुंडलित होता है, प्लस ये है कि ये मल द्वार, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला होता है, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैला होता है।
आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया। देखिए अब हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि इस आहार नाल में बहुत सारे फंक्शन है, अलग अलग चीज़ें हैं जो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आहार नल में ही आपका आता है मुख गुहा, मुख गुहा से स्टार्ट होकर यहाँ पे ग्रसनी से होते हुए यहाँ पे ग्रास नली से होते हुए यहाँ पे अमाशय में जाएगा खाना। अमाशय में जाने के बाद छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और देन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुख गुहा। मुख गुहा, ठीक है, पहला है मुख गुहा। यह मुख गुहा कहाँ पे है? ये आहार नल का सबसे पहला भाग है मुख गुहा। ठीक है, जहाँ से खाना जाएगा। ठीक है, यह मुख गुहा कहाँ? इस मुख गुहा में क्या क्या देख सकते हैं हम लोग? तो इस मुख गुहा में बोल सकते हैं कि पहले क्या आएगा? जीभ बोल सकते हैं। मुख गुहा में जीभ होता है। ठीक है, जीभ, इसी जीभ पे छोटे छोटे अंकुर होते हैं, छोटे छोटे अंकुर। इस जीभ पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। इस अंकुर को बोलते हैं स्वाद कलिया। स्वाद कलिया। इसी स्वाद कलिया के कारण किसी भी खाना का, किसी भी टेस्टी खाना का हम लोग स्वाद को टेस्ट कर पाते हैं। काला, कड़वा है, मीठा है, किसी प्रकार का टेस्ट हो तो यही स्वाद कलियों के द्वारा ही हम लोग टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये स्वाद कलिया नहीं होगा तो हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। अब बोल सकते हैं मुख गुहा में ही क्या होता है? दांत होता है। यह मुख गुहा ओठ से क्या होता है? होठ, दो होठ से बंद होता है या खुलता है। ठीक है, बोल सकते हैं। यह भी बोल सकते हैं कि यह मुख गुहा में दांत भी होते हैं। मुख गुहा में दांत भी होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दांत भी कई प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं: कतरनक, भेदक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं इंसाइजर, इंग्लिश में इसको केनाइन बोलते हैं, इसको मोलर बोलते हैं, इसको प्री मोलर बोलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लस ये एक चीज़ और, दांत के पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? दांत के ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इनामेल बोलते हैं। इनामेल। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या बोलता है? इनामेल। जो आपको व्हाइट व्हाइट दिखता है, उजला उजला, उसको बोलते हैं इनामेल। ठीक है, अब देखिए मुख गुहा के बाद हम लोग बोल सकते हैं दूसरा क्या है? मुख गुहा के बाद हमारा, और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, मुख गुहा में ही पाया जाता है आपका लार ग्रंथि। मुख गुहा में ही पाया जाता है लार ग्रंथि। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, तो कोई भी रोटी वगैरह खाते हैं तो वो रोटी खाने के बाद उसको चबाते हैं, और चबाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि, मतलब पता होगा कि रोटी खाने के बाद वो रोटी लार से, थूक से क्या होता है? सना जाता है। अंडरस्टैंड? तो वो थूक आया कहाँ से? तो यह थूक आता है लार ग्रंथिया से। ठीक है, यही लार ग्रंथि थूक का निर्माण करती है, बोले तो सलाइवा का निर्माण करती है, जिसके कारण खाना क्या होता है? भीग जाता है। ठीक है, और ये इसको अंदर ले जाने में आसानी करता है। ठीक है, यह लार ग्रंथि, यह लार ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरोटिड, पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। तीसरा सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ठीक है, तो ये तीनों लार ग्रंथि क्या करते हैं? यह सलाइवा का निर्माण करती है, मतलब बोल सकते हैं कि थूक का निर्माण करती है। ये आपको मुख गुहा के बारे में इतना चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या चीज़। अब यह खाना मुख गुहा के बाद कहाँ पे जाएगा? तो ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी। ठीक है, यह खाना मुख गुहा के बाद कहाँ जाएगा? ग्रसनी। ग्रसनी भी 2 भागों में बटा होता है। एक होता है कंठ द्वार, कंठ द्वार, दूसरा है निगल द्वार। ठीक है, खाना ग्रसनी से कहाँ पे जाएगा? कंठ द्वार में। और कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, एक पट्टी जैसी रचना होती है, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। ओके,
यह एपिग्लोटिक्स क्या करता है, एपिग्लोटिक्स, यह एपिग्लोटिक्स क्या करता है कि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो श्वास नली, यह खाना श्वास नली में नहीं चला जाए, इसके कारण इसलिए क्या करता है, उस को ढक देता है। अगर यह एपिग्लोटिक्स अगर नहीं ढकेगा श्वास नली को तो खाना श्वास नली में चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है हम लोग क्या चीज़, खाना खाते समय नाक से भाप आ जाता है, क्योंकि हम लोग खाते हैं और ध्यान कहीं और रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एपिग्लोटिक्स को नहीं ढक पाता है, जिसके कारण खाना कहाँ पे चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है और नाक भाप से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये एपिग्लोटिक्स क्या होता है, खाना श्वास नली में नहीं चला जाए इसलिए उसको ढक के रखता है। ठीक है, अब है निगल द्वार। देखिए, खाना एपिग्लोटिक्स ढक देगा उसको, कंठ द्वार को, श्वास नली में नहीं जाने देगा खाना को। अब यह खाना कहाँ पे, निगल द्वार से होते हुए अमाशय में चला जाएगा। जैसे कि खाना मुख गुहा में गया, ठीक है, यहाँ पे सनाया, इसको चबा उगा के इसको क्या करेंगे, खाना पूरा सन गया, फिर ग्रसनी से होते हुए यहाँ पे कहाँ जाएगा, अंदर जाते हुए, इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो ये नली दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। यहाँ ग्रास नली के बाद ग्रसनी से डायरेक्ट ग्रास नली में आएगा यहाँ पे, और यह ग्रास नली डायरेक्ट अमाशय में जाएगा। ठीक है, अमाशय में, ये रहा आपका अमाशय, अमाशय ये है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अमाशय। अब देखिए खाना कहाँ पे गया, कंठ द्वार से होते हुए क्या बोलते हैं, निगल द्वार। ठीक है, अब निगल द्वार से होते हुए कहाँ पे, ग्रास नली से होते हुए अमाशय में। तो ग्रास नली थोड़ा देख लेते हैं, ग्रसनी के बाद ग्रास नली में ही आया, तो ग्रास नली के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली को एसोफेगस, एसोफेगस बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एसोफेगस क्या है, देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है। यहाँ पे पाचन क्या होता है, पाचन नहीं होता है, आपको याद रखना है। पाचन क्या होता है, नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ खाना को ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसको यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, तो कोई पूछे, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है या नहीं, तो नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, और ग्रास नली में एक चीज़ और होता है, संकुचन, संकुचन और शिथिलन। ये क्या होता है, तो भोजन का फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना। संकुचन मतलब क्या होता है, संकुचन मतलब सिकुड़ना और शीतलन मतलब फैलना, और इसको एक साथ बोल सकते हैं क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि शीतलन, यहाँ पे शीतलन और संकुचन की क्रिया कहाँ पे होती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रास नली में होता है। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट खाना पे कहाँ जाएगा, तो अमाशय में जाएगा, अमाशय। ठीक है, तो अमाशय देख लेते हैं अब, अमाशय जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोमक। ठीक है, खाना कहाँ पे गया, पहले गया मुख गुहा में, ठीक है, वहाँ से ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में 3 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर। ठीक है, अमाशय में। अब देखिए अमाशय में कुछ आप जान लेते हैं हम यहाँ पे। अमाशय भी 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, अमाशय भी 3 भागों में बटा होता है, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा। पहला होता है कार्डियक, फुंडिक, दूसरा है पाइलोरिक, आपको याद रखना है कि अमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला है कार्डियक, दूसरा फुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। एक चीज़ और याद रखना है, अमाशय में खाना आने के बाद, क्योंकि खाना को ऑलरेडी मुंह में हम लोग बहुत चबा चुके हैं, उसके बाद ग्रास नली से होते हुए यहाँ पे अमाशय में आया हो, तो यहाँ पे अब खाना जो है, एक खाना पूरा गाढ़ा लेई की तरह हो जाता है, गाढ़ा लेई की तरह। ठीक है, और यह गाढ़ा लेई को बोल सकते हैं काइम। क्या बोलते हैं यहाँ पे, काइम। तो आपको ध्यान में रखना है कि काइम की स्थिति कहाँ पर होती है, तो अमाशय में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई पूछे कि अमाशय में खाना की स्थिति कैसी होती है, तो काइम हो जाता है, वहाँ पे पूरा गाढ़ा लेई हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे
ठीक है, ये अमाशय के बारे में हम लोग देख लिए। और अमाशय में क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, अमाशय में एक अमाशय जो होता है, यहाँ पे छोटी छोटी कोशिकाओं का स्तर होता है, ठीक है, कोशिकाओं का स्तर होता है, ठीक है। यह कोशिकाओं का स्तर, इस कोशिका स्तर को बोल सकते हैं कि एपिथेलियम कोशिका स्तर का, एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है, एपिथेलियम कोशिका। आपको ध्यान में रखना है कि अमाशय के जो दीवार है, अमाशय की दीवार में एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है। यह क्या करता है, तो यह जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। क्या करता है, जठर ग्रंथि का निर्माण करता है, ठीक है। यह जठर ग्रंथि क्या करता है, तो देखिए यह जठर ग्रंथि भी 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। यह एपिथेलियम कोशिका का स्तर अमाशय की दीवार में होता है और यह जठर ग्रंथि का निर्माण करता है, और यह जठर ग्रंथि 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला श्लेष्मा, श्लेष्मा कोशिका, दूसरा है अमलजन कोशिका, तीसरा जाइमोजिन कोशिका, कोशिका। ये आपको ध्यान में रखना है। ये श्लेष्मा कोशिका क्या करती है, तो ये श्लेष्मा का स्राव करती है। श्लेष्मा क्या होता है, तो देखिए श्लेष्मा एक प्रकार का तरल द्रव बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग समटाइम देखे होंगे कि नाक खराब होने के बाद क्या होता है, सर्दी हो जाता है, जिससे नाक से पानी आता है, वह पानी क्या होता है, ये एक प्रकार का श्लेष्मा है, ठीक है ना, तरल पदार्थ है एक प्रकार का। तो यहाँ पे तरल पदार्थ का जो निर्माण होता है, इसको बोल सकते हैं यहाँ पे श्लेष्मा का स्राव होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। श्लेष्मा कोशिका क्या करता है, तो श्लेष्मा का स्राव करती है। और ये अमलजन कोशिका क्या करती है, तो आपको याद रखना है कि HCl का निर्माण होता है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारे पेट में एसिड पाया जाता है, हम लोगों के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो कहाँ पे मिलता है, यह अमाशय में ही मिलता है। अमाशय में भी कहाँ पे, तो अमलजन कोशिका HCl का निर्माण करती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जाइमोजिन कोशिका क्या करती है, ये भी क्या करता है, एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइम, ये भी कई सारे एंजाइम्स का निर्माण करती है, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, एक टर्म आएगा जठर रस। जठर रस क्या होता है, तो यही 3 चीज मिलकर श्लेष्मा प्लस बोल सकते हैं HCl, ठीक है, और पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। ये श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजेन तीनों मिलकर जठर रस का निर्माण करती है। यह जठर रस क्या करता है, तो खाना को पचाने में कार्य करता है, ठीक है। ये सारे चीजें हम लोग कहाँ पे देख लिए, तो अमाशय में हुआ। अमाशय में क्या देखे कि अमाशय 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग होता है कार्डियक, फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक, ठीक है। अमाशय में देख लिए कि खाना क्या होता है, लेई की तरह हो जाता है, जिसको काइम बोलते हैं। अमाशय की दीवार में एपिथेलियम कोशिका का स्तर होता है जो जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। यह जठर ग्रंथि 3 कोशिका से मिलकर बना होता है, श्लेष्मा कोशिका, अमलजन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका। श्लेष्मा कोशिका श्लेष्मा का निर्माण करती है, अमलजन कोशिका HCl का निर्माण करती है और जाइमोजिन कोशिका एंजाइम का निर्माण करती है, ठीक है। याद रखिएगा, अमलजन कोशिका को भीतीय कोशिका भी बोलते हैं और जाइमोजिन कोशिका को मुख्य कोशिका भी बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लिया। अब देखिए ये खाना अब अमाशय के बाद कहाँ पे जाएगा, तो छोटी आंत में जाएगा। अब हम लोग छोटी आंत देखते हैं, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देख लीजिए, हम लोगों ने देख लिया कि अमाशय में कैसे भोजन का पाचन होता है। अब देखते हैं कि भोजन अमाशय के बाद अब कहाँ पे जाएगा, तो छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत को देख लेते हैं बढ़िया से। छोटी आंत, स्मॉल
इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए छोटी आंत की लंबाई आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, लगभग 6 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो खाना है ना, अमाशय में ऑलरेडी देख चुके हैं कि खाना एक पूरे कायम की तरह बन चुका है, गाढ़े लय की तरह। अब यह गाढ़ा लय कहाँ पे पहुँचेगा, तो छोटी आंत में पहुँचेगा। तो यहाँ पे अब जो कायम था ना, कायम अब थोड़ा सा और तरल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा उसमें ढीलापन आ जाएगा। ठीक है, ये कायम थोड़ा और तरल हो जाएगा और इसको बोलेंगे यहाँ पे चाइल। क्या बोलेंगे, चाइल। ठीक है, यहाँ पे छोटी आंत में खाना आते आते, कायम आते आते क्या कहलाएगा, चाइल। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि खाना यहाँ पे छोटी आंत में पाचन, पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पे पूर्ण पाचन यहाँ पे पूर्ण रूप से हो जाता है। ठीक है, जो भी इसमें से न्यूट्रिशंस, खाना से जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह एब्जॉर्ब करना है वो सारा चीज़ इसमें हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी आंत में खाना का पूर्ण पाचन हो जाता है। ठीक है, और चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि छोटी आंत भी 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत भी कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। ठीक है, पहला है ग्रहणी, ग्रहणी जिसको बोलते हैं डियोडेनम, शायद बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डियोडेनम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है जेजुनम, जेजुनम। तीसरा है इलियम। देख लीजिएगा इलियम का वर्ड मीनिंग एक बार, इलियम। ठीक है, ये आपको छोटी या 3 भागों में बटा होता है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे छोटी आंत में ना पाचन रस भी पाया जाता है। ये पाचन रस क्या करता है, तो खाना को पचाने में ये भी मदद करता है। तो यहाँ पे कुछ पाचन रस मिलते हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन कौन से पाचन रस है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है पित्त। पित्त क्या होता है, तो आप लोगों को कभी बुखार लगा होगा तो आप जब उल्टी किए होंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या पित्त आता है, समटाइम काफ़ी कड़वा होता है ना। हाँ, तो वो कड़वा होता है पित्त। ये पित्त क्या करता है, तो ये भी खाना को पाचन करने में सहायता करता है। ठीक है, तो यह पित्त कहाँ पे पाया जाता है, तो छोटी आंत में ही पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यह एक प्रकार का रस है, जूस है। ठीक है, तो कोई पूछे कि पित्त रस कहाँ पे पाया जाएगा, तो यह पाया जाता है छोटी आंत में, पित्त रस। इसको बाइल जूस भी बोलते हैं, बाइल जूस। ठीक है, अब दूसरा है अग्न्याशय रस, अग्न्याशय रस, इसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। और तीसरा क्या है, तो आत्र रस है, आत्र रस, सक्कस इंटेरियस। ठीक है, सक्कस इंटेरियस, ये तीनों रस है। ठीक है, ये खाना को पचाने में मदद करता है। यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि यह जो पित्त है, पित्त का स्राव यकृत में होता है। ये जो आपको दिख रहा है उदर गुहा के राइट साइड यहाँ पे होता है। यह लीवर इसको बोलते हैं, यकृत, लीवर जिसको बोलते हैं, लीवर। यही लीवर क्या करता है, तो जूस का निर्माण करता है। ठीक है, फिर अग्न्याशय में ही अग्न्याशय रस का निर्माण होता है। और आत्र रस कहाँ पे होता है, आत्र रस आत्र ग्रंथि से निर्माण होता है। तो थोड़ा बहुत अब देख लेते हैं कि लीवर के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे लीवर, जैसे कि यकृत बोलते हैं इसको, यकृत, लीवर। तो आपको पता होना चाहिए यकृत के बारे में कि यकृत लगभग 1.5 kg का होता है। ठीक है, 1.5 kg का होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि यह उदर गुहा के राइट साइड होता है, उदर गुहा के राइट साइड होता है, मतलब दाहिनी तरफ। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, यह यकृत ही क्या बनाता है, पित्त।
पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पित्त का क्या कार्य क्या है? तो पित्त का काम है, पित्त का दो काम होता है कि पित्त का दो काम है यहाँ पे, जैसे कि खाना जो है हम लोग देख चुके हैं कि अमाशय में खाना, अमाशय में एक अम्ल निकलता है, अम्ल का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो वहाँ पे खाना में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ है। तो यह जो पित्त क्या करेगा, जो कायम की यहाँ पे जो अमाशय में जो खाना पाया जा रहा था उसको हम कायम बोलते हैं, और अमाशय में ही अम्ल भी बन रहा था, तो वह कायम अम्ल से मिलकर अम्लीयता हो जाएगा उसमें, ठीक है, वह अम्लीय हो जाएगा। तो यह जो पित्त करता है यहाँ पे छोटी आंत में आते आते, यह कायम की अम्लीयता को, कायम की अम्लीयता को खत्म कर इसको क्षारीय बनाता है। कौन? पित्त, क्षारीय। आपको याद रखना है कि पित्त का काम है कायम में जो अम्ल मिला हुआ है HCl, ऊपर अभी जस्ट देखे हैं, उसकी अम्लीयता को कम कर, एसिडिटी को कम कर क्षारीय बना देता है, ठीक है। इसीलिए हमको पता है कि ये जो पित्त है ना, यह गाढ़ा होता है, गाढ़ा और हरा रंग का होता है, ठीक है। अब कभी उल्टी किए होंगे तो आपको ध्यान में होगा। यही पित्त गाढ़ा रंग का होता है और क्षारीय द्रव होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गाढ़ा और क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। यह पित्त का कार्य बता दिया कि आपको कायम की अम्लीयता को दूर कर इसको क्षारीय बनाता है। और यह पित्त वसा का भी, वसा जैसे कि फैटी चीज़ कोई खाते हैं, तेलपक चीज़ कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको भी पचाने का काम करता है, ठीक है, विखंडन करता है, विखंडन, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है यह पित्त का कार्य आपको कि कायम की अम्लीयता को दूर कर उसको क्षारीय बनाता है, प्लस वसा का भी विखंडन करता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि पित्त क्या होता है, गाढ़ा हरा रंग का होता है, क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। तो आई होप कि यह आप यकृत के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़ा अग्न्याशय को देख लेते हैं। अग्न्याशय पेनक्रियास क्या करता है? तो यह जो पेनक्रियास है यह अमाशय के जस्ट नीचे होता है। अमाशय जब अमाशय के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। यह एक पीले रंग का ग्रंथि होता है, पीला यहाँ पे पाया जाएगा, मतलब यह जो क्या है अमाशय उसके जस्ट नीचे पाया जाएगा, पीला रंग का यह क्या है? ग्रंथि है। इसका कार्य क्या है? यह अग्न्याशय रस बनाता है, इतना ही याद रखना है, अग्न्याशय रस बनाता है, ठीक है। यह अग्न्याशय रस क्या करता है? तो ये भी खाना को पचाने में कार्य करता है, ठीक है। अब देख लिए कि यकृत थोड़ा देख लिए, अग्न्याशय देख लिए। अब आंत्र ग्रंथि क्या है? तो जो देखे थे ना अभी यहाँ पे, पित्त कौन बनाता था? यकृत। अग्न्याशय रस कौन बनाएगा? अग्न्याशय। और आंत्र रस कौन बनाएगा? तो आंत्र ग्रंथि आपको याद रखना है, ठीक है। यह आंत्र ग्रंथि कहाँ पे पाया जाता है? तो छोटी आंत के दीवार में पाया जाता है, ठीक है, छोटी आंत के दीवार में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि। और वही आंत्र ग्रंथि आंत्र रस का निर्माण करती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग यह छोटी आंत, अब छोटी आंत में जो भी ये खाना का जो हाल हुआ, तो अब क्या हो चुका होगा? अब तो समझ चुके होंगे कि अब बहुत ही खाना का स्थिति अब पूरा वेस्ट हो चुका है। अब यह खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाएगी, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं खाना छोटी आंत से अब बड़ी आंत में अब जाती है। खाना अब कहाँ जाएगी? अब छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। हम लोग देखें कि खाना का हाल क्या हुआ छोटी आंत में, ठीक है। अब यह खाना छोटी आंत से कहाँ पे जाएगा? बड़ी आंत में। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि खाना का पूर्ण पाचन, जो भी उससे न्यूट्रिशंस, जो भी उससे पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वह छोटी आंत में आ चुका है। अब यहाँ पे खाना की स्थिति ऐसी है कि अब पूरा वेस्ट बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे भी खाना का उतना मतलब उसे न्यूट्रिशन नहीं बचा रहा था, अब लास्ट स्थिति होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है, बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है, ठीक है। पहला है कोलन और दूसरा है मलाशय।
जिसको रेक्टम बोलते हैं। अब देखिए कोलन भी 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। कोलन भी 3 भागों में बटा होता है। पहला ऊपरी गामी कोलन, जिसको बोलते हैं एसेंडिंग कोलन। दूसरा होता है अनुप्रस्थ कोलन, जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। तीसरा होता है अधोगामी कोलन, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग। ठीक है। बड़ी आती 2 भागों में बटा होता है, कोलन और मलाशय, ठीक है। कोलन भी 3 भागों में बटा होता है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन, ठीक है। यहाँ से सब खाना पास होते हुए आएगा और अंतिम में क्या होगा, कोलन का अंतिम भाग क्या होगा, अधोगामी से खाना कहाँ पे जाएगा, मलाशय में। मलाशय जहाँ पे वेस्ट पदार्थ, जो भी वेस्ट पदार्थ जहाँ पे स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं, मलाशय। और यह मलाशय अब क्या होगा, मलाशय में खाना जमा होगा और सुबह की फ्लाइट से खाना मलद्वार के द्वारा बाहर। और इसी प्रकार चैप्टर भी एंड। आई होप ये जैव प्रक्रमण का पोषण चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे, डैट इज श्वसन, ठीक है। तो यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।